ओटीटी के लिए मेरे डेब्यूज हुए, जब कांतारा के लिए गाया, तो वो हर एक चीज़ मतलब नो डॉट्स हैं सारे, यू हैव टू कनेक्ट इट एंड लुक एट कि अच्छा मैंने ये कर दिया है अभी। एक डिवाइन पावर है जिसने हमेशा हमेशा सपोर्ट किया है। मतलब मैं एग्जांपल देके बता सकता हूँ ये कि ऐसा हुआ है हमेशा मेरे साथ कि लास्ट ईयर जैसे मैंने अमानी साहब के वेडिंग में परफॉर्म किया था। अगर मैं कोई गाना सुनता हूँ आज की डेट में, मैं पहले एज अ सिंगर सुनता हूँ, फिर उसका लिरिक्स सेकंड लूप में सुनूंगा, थर्ड लूप में उसका इंस्ट्रूमेंटेशन सुनूंगा। हेलो एवरीवन। प्रोफेशनल अनप्लग्ड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आई एम योर होस्ट उत्कर्ष और आज हमारे गेस्ट हैं ईशान। ईशान, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी उत्कर्ष। तो ईशान के बारे में मैं बताऊं इससे बेहतर होगा कि हम उनसे ही जान लें कि एक इंजीनियर जो कि एक सिंगर भी है, म्यूजिक कंपोजर भी है। एक शॉर्ट ब्रीफ अगर आप अपने बारे में दे दो हमको, लाइक स्टार्टिंग से ही अगर आप देना चाहो। For sure. So, hi everyone. I am Ishan Nigam. I'm a singer-songwriter, and I come from a very small town called बहराइच, जिसको लोग शायद मैप पे लोकेट नहीं कर सकते। तो यूपी में एक छोटा सा जिला है लखनऊ के पास जिसका नाम है बहराइच। और अभी करेंटली मैं बॉम्बे में रहता हूँ लास्ट 2.5 साल से। और 2019 में मैंने अपना ओरिजिनल म्यूज़िक का जर्नी शुरू किया था। एंड उसके साथ साथ सिंगिंग फॉर अदर फिल्म कॉम्पोजर्स, ओटीटी वेब शोज, या फिर कांतारा जैसे फिल्म्स में अपनी आवाज़ मुझे देने का मौका मिला है। तो ये छोटा सा मेरा ब्रीफ है। काफी छोटा सा था, इसको थोड़ा सा और विस्तार में जानने का कोशिश करते हैं। तो अगर यस। हम स्टार्ट करें, आपने बोला 2019 से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, राइट, सिंगिंग में। और उससे पहले भी लाइक मन में था या फिर सिंगिंग कुछ ऐसा था जो आपने बाद में डिस्कवर किया अपने अंदर? लाइक थोड़ा सा अगर आप बैक चलोगे, लाइक स्टार्टिंग से। तो एक्चुअल जर्नी 2011 में स्टार्ट हुई थी, मेरे यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब चैनल पे 2011 से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था करना। यूट्यूब पे चैनल बनाया, कंसिस्टेंटली वीडियोस पोस्ट करने शुरू किए। तो वो 2011 में मैंने 12th पास आउट किया, और उसके बाद डोंट गेस माय एज गाइस। तो उसके बाद आई कंसिस्टेंटली स्टार्टेड पुटिंग आउट वीडियोस वहाँ पर। एंड देन 2019 में फर्स्ट ओरिजिनल मैंने रिलीज़ किया था। उसके पहले मेरा 2018 में तेलुगु का डेब्यू हो गया था फॉर कीर्ति, जो कि कंपोज किया था जोशा बाटला शर्मा सर ने, अंडर दी सुपरविजन ऑफ एम कीरवानी सर। तो वो एक तेलुगु कीर्ति थी। सो आई वॉज प्रिविलेज्ड इनफ टू सिंग फॉर एम कीरवानी सर, और बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी थी वो। नाइस। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करते करते सिंगिंग में ये सब अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, वो कितना टफ था? और आपको आपका पहला ब्रेक जैसा आपने बताया लाइक तेलुगु इंडस्ट्री में मिला, सो उसके पीछे की अगर आप स्टोरी बता सको हमें। हम्म। तो पहले ये बताता हूँ कि ब्रेक कैसे मिला। तो 2015 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करी थी, और 2015 में मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था एज टॉप 20 आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया फॉर अ समर कोर्स एट के एम म्यूज़िक कंजर्वेटरी, जो चेन्नई में रहमान सर का म्यूज़िक कॉलेज है। तो मैंने ऑडिशन दिया था विदाउट नोइंग कि ये रहमान सर का कॉलेज है। और लकीली आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड। और उसके बाद जब चेन्नई गया, तो ऑफ कोर्स जो केएम का कम्युनिटी सिस्टम है ना, आई रियली लव जो उनका एक ओवरऑल कम्युनिटी सिस्टम है, बिकॉज दे ऑल सपोर्ट ईच अदर अलॉट, जो कि आई थिंक बहुत ज़रूरी है म्यूज़िक इंडस्ट्री में सपोर्ट होना। तो वहाँ से जब मैं करके वापस आ गया वो कोर्स, मैं जॉब कर रहा था। और 2018 में आई रिमेम्बर कि मुझे कॉल आया था जोशिया बाटला सर का कि हाय, मतलब ऐसा ऐसा है, एंड ही यूज्ड टू असिस्ट रहमान सर टिल यू। और वहाँ से ही टोल्ड मी कि देयर इज अ कीर्ति, और आप इंटरेस्टेड हो क्या गाने में। सो बेसिकली जो जिन लोगों को नहीं पता कीर्ति क्या होता है, तो कीर्ति इज जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में भजन होता है या कोई भी डिवोशनल म्यूजिक होता है, उसको हम भजन बोलते हैं। साउथ इंडिया में स्पेशली इन तेलुगु दे कॉल इट कीर्ति। तो फिर मैं हैदराबाद गया। हैदराबाद में सारा कुछ लाइव रिकॉर्डिंग हुआ, और बहुत बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था वो। और इस टाइम जॉब भी चलती रही?
इस टाइम जॉब भी चलती थी, और साइड बाय साइड मैं सीख भी रहा था शास्त्रीय संगीत। तो मैंने मास्टर्स भी किया है शास्त्रीय संगीत में, वोकल्स में। और दिल्ली में मेरी तालीम हुई है गुलाम हसन खान जी से। तो उनसे मैंने 7 साल सीखा है पूरा, जितना भी सीख सकता था। पूरा तो नहीं, बट जितना भी सीखने का मौका मिला वो उनसे सीखा मैंने। और साइड बाय साइड जॉब चल रही थी, मैंने बैंड भी बनाया। लोकल कैफेज में दिल्ली में परफॉर्म करता था, सीपी में जाकर, या मतलब जीटीबी नगर में जाते थे हम लोग। जीटीबी नगर में बहुत सारे हडसन लेन में कैफेज हैं, तो वहाँ पर परफॉर्मेंसेस करते थे। तो बहुत बहुत ही अच्छा सफ़र है। राइट। तो हिंदी में। हाँ सर, हिंदी वाला सफर। अगर आप जैसे 10 to 6 की जॉब कर रहे हो, उसके साथ ही फिर म्यूजिक पे फोकस करना, बिकॉज आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लाइक कोई और भी पैशन फॉलो करना अगर आप एक परमानेंट कोई जॉब कर रहे हो, राइट? क्योंकि उसमें भी आपको एक्सेल करना है जो जॉब कर रहे हो, नहीं तो वो भी नहीं रहेगी। और एट द एंड जो आप फॉलो करना चाह रहे हो उसके लिए भी बैकअप, या फिर उसको परस्यू करने के लिए जो आपको मनी भी चाहिए होता है, वो भी कहीं ना कहीं बैकआउट हो जाता है, राइट? सो वो बैलेंस आप कैसे बना के चलते हो? भाई इसका जवाब मेरे पास नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आई मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब से मतलब म्यूजिक और ये दोनों चीज़ें शुरू हुई हैं, कुछ एक डिवाइन पावर है जिसने हमेशा हमेशा सपोर्ट किया है। मतलब मैं एग्जांपल देके बता सकता हूँ ये, कि ऐसा हुआ है हमेशा मेरे साथ। कि लास्ट ईयर जैसे मैंने अमानी साहब के वेडिंग में परफॉर्म किया था, विजय अजय तुल। तो अजय तुल सर के साथ जब परफॉर्म कर रहा था, तो लकीली कुछ ऐसा हुआ कि मेरा प्रोजेक्ट एंड हुआ, मैं बेंच पे आ गया। तो जो लोग आईटी के लोग होंगे उनको समझ में आता होगा कि बेंच क्या होता है। तो राइट। बेंच का पीरियड जहाँ पर आप किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे हो, आप एक आइडल स्टेट में हो और आप बस इंटरव्यूज देते रहते हो। और जब आप इंटरव्यू दे देते हो उसके बाद ऑलमोस्ट 1 महीना लगता है उस नए प्रोजेक्ट में ऑनबोर्ड होने में आपको। तो अब वो जब मेरे पास वो गिग आया, तो क्या हुआ कि मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, और क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 9 साल हो गए थे तब जॉब करते हुए, तो आप समझ सकते हैं कि 9 साल के एक डेवलपर पे या इंजीनियर पे कितना प्रेशर होता है चीज़ों को डिलीवर करने का। तो मेरे पीक पे था, बट मैंने कैसे थे हाँ कर दिया कि नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेट गोल इज टू मेक अ शिफ्ट टू म्यूजिक। तो लकीली जैसे ही हाँ बोला, उसके एक हफ्ते बाद ऑल ऑफ अ सडन वो पूरी टीम रैम डाउन हो गई, है ना। वो शिफ्ट हुआ। अब वो 1 महीने, क्योंकि हमारा पूरा फुल 1 महीना रिहर्सल था, हम जामनगर गए। जामनगर में हमारा रिहर्सल होता था, फुल डे रिहर्सल, फुल नाइट रिहर्सल, ऐसा होता था। तो अभी क्या हो रहा है कि सी द वे गॉड इज सपोर्टिंग मी, है ना, देयर इज सम पावर विच इज सपोर्टिंग मी। बहुत बार मुझे ऐसा होता है कि दोपहर में कभी रिकॉर्डिंग के लिए कॉल आ गया, या कभी कोई ऐसा एक आर है जहाँ पर मेरी ऑफिस की भी मीटिंग शेड्यूल और उसी टाइम के लिए ऐसा आ गया कि यार इसी टाइम पे रिकॉर्डिंग करनी है, आ जाओ। और आप लोगों को पता होगा कि बॉम्बे इज अ सिटी जहाँ पे आप ना नहीं कर सकते इनिशियली, क्योंकि आप उस पोजीशन पे नहीं होते हो कि आप ना कर सको, बिकॉज यू हैव टू हंट आउट फॉर अ वर्क। तो अब उस मामले में आई विल ऑल्सो से कि आई एम वेरी लकी कि हाँ मेरे मेरे टीम वाले आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। दे डोंट नो अबाउट कि आई एम डूइंग म्यूजिक और नॉट, बट अगर मैं उनको बोलता हूँ कि हाँ कुछ एक आई हैव टू गो आउट फॉर अ पर्सनल वर्क या समथिंग, तो दे अंडरस्टैंड दैट कि ठीक है, मतलब हम मीटिंग पहले कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं, बेस्ड ऑन दैट। तो आई ट्रूली फील कि एक कोई तो एक डिवाइन पावर है जिसने हमेशा सपोर्ट किया है। आई थिंक एक वही बात होती है कि क्या क्या आप करना चाह रहे हो और कितने शिद्दत से आप काम करना चाह रहे हो, राइट? तभी चीज बिल्कुल। अलाइन होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक जितनी भी आपकी जर्नी रही है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या रहा था, तो उसको आप क्या बोलोगे? मेन चैलेंज तो अपने आप से ही है। मतलब जो जर्नी है, मेन चैलेंज है कि हाँ अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें। अगर मान लो मैंने कोई स्टूडियो में जाके गाना गाया, और वो मुझे पता है कि हाँ वो स्क्रैच है। हाँ, तो अब जिन लोगों को नहीं पता स्क्रैच क्या होता है, पहले उनको बोल देता हूँ कि स्क्रैच इज जब एक सिंगर गाना गाने आता है। मान लो एग्जाम्पल ले लो कि सोनू निगम जी गाना गाने आ रहे हैं या अरिजीत सिंह गाना गाने आ रहे हैं, उसके पहले उन सिंगर्स को रेफरेंस के लिए एक ऑडियो भेजा जाता है, या मे बी अगर वो स्टूडियो आ रहे हैं तो उनके लिए एक रेफरेंस ऑडियो बनाया जाता है, जिसको एक सिंगर गा के जाता है। बहुत बहुत बार कॉम्पोजर्स खुद भी गा देते हैं,
बट वो लोग भी, अगर कॉम्पोजर इज नॉट अ सिंगर देन दे कॉल अ सिंगर टू सिंग दैट स्क्रैच। तो आपको उतना क्लोज गाना होता है जितना वो ओरिजिनल साउंड करने वाला है। तो आपका जो डिलीवरी होना चाहिए, इट शुड बी लाइक अ फाइनल, कि हाँ ये फाइनल है। तो अब मेरी एज अ सिंगर हर बार खुद से कंपटीशन यही होता है कि अच्छा अभी नेक्स्ट टाइम जाना है तो और अच्छे से गाना है, जो भी गाना मिलेगा। और क्या होता है कि आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं होता है वहाँ पे। आपको स्टूडियो में इमीडिएटली जाना है, आपने गाना नहीं सुना है, आपको 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में वो गाना खत्म करके आना है वापस। तो ये एक चैलेंज होता है हर बार कि अच्छा ये नया गाना है, उसको इसी इमोशन से आपको निभाना है, कोई कि कि वो फाइनल लगे, एकदम प्रोफेशनल साउंड करे। और इसी तरीके से मतलब सिंगर्स को ब्रेक भी मिलता है। आई वोंट से कि ये स्क्रैच गाने वाले सिंगर स्क्रैच ही गाते रह जाते हैं, क्योंकि आप वो एक जर्नी है कि आप ना ABCD लिखना सीखते हो पहले, फिर आप सेंटेंस मेकिंग करने लग जाते हो, फिर आप में भी आर्टिकल्स लिखने लग जाते हो। तो वो एक जर्नी है कि हाँ मतलब आप धीरे 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 जितने आप स्क्रैचेस गाते जाओगे ना, आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा ये बेटर कर सकता था, ये बेहतर कर सकता था। सो वो आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता है, आप अच्छा डिलीवरी करते हो। राइट। सो आई थिंक इट्स जस्ट लाइक अ प्रोसेस जो आप फॉलो कर रहे हो, कि खुद से यस। कंपटीशन करना, और जो भी आप स्क्रैच गाने का ट्राई कर रहे हो वो इतना बेटर हो कि जिस जिस कंपोजर के लिए आप गा रहे हो उसको भी लगे कि हाँ, मे बी दिस कैन बी द मेन वॉइस। राइट। यस, ऐसा बहुत बार हुआ भी है कि मुझे स्क्रैच गाने के लिए बुलाया है, और फिर वो मेरी आवाज़ ही प्रोड्यूसर्स को भी अच्छी लग गई है, एक्टर्स को भी अच्छी लग गई है। फिर वो स्पेशली ये एक सॉन्ग था, आया मैंने खुद को, फ्रॉम लॉस्ट एंड फाउंड इन सिंगापुर। तो इनिशियली मैं स्क्रैच गाने के लिए गया था, और वहाँ पर अच्छा लग गया, कॉम्पोजर को भी अच्छा लग गया था। एंड देन पूरी टीम ने जब सुना होगा वो वर्जन तो उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने बोला कि नहीं यही वॉइस रखते हैं। देन वापस से फाइनल डब जाके किया था। अगर चैलेंजेस के बाद अगर मैं बात करूं कि अभी तक जो आपकी जर्नी है उसमें आपको क्या लगता है कि आपका पीक पॉइंट क्या रहा, या फिर मैं बोलूँ लाइक व्हाट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट टिल नाउ? भाई बहुत सारे हैं, मतलब एक तो नहीं है, आप लिस्ट क्योंकि बता हर सकते हो। हर एक मतलब एक ग्राफ होता है, राइट? कि आप आपका हर एक पीक पॉइंट से आपको वापस एक नया ग्राफ अपने लिए बनाते रहना है। तो हर एक जो छोटे छोटे विक्ट्रीज हैं, वो हर एक चीज़ ही जर्नी में मतलब पीक पॉइंट है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, इफ आई लुक बैक, कि 2015 में मेरे लिए इतने छोटे से शहर से आके वो टॉप 20 में शॉर्टलिस्ट होके रहमान सर के कॉलेज में जाना, वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद फिर वो तेलुगु का जर्नी जो था, फिर वहाँ से पहला गाना रिलीज करना इंडिपेंडेंटली, वो एक जर्नी है। फिर वापस से जब OTT के लिए मेरे डेब्यूज हुए, जब कांतारा के लिए गाया, तो वो हर एक चीज़ मतलब नो डॉट्स हैं सारे। यू हैव टू कनेक्ट इट एंड लुक एट कि अच्छा मैंने ये कर दिया है अभी। अगर मैं पूछूं फिर इसी में नेक्स्ट, अभी आप मेन एम क्या है अभी आपकी लाइफ में इस पॉइंट पे? मेन एम तो बस यही है कि अच्छा म्यूज़िक बनाना है, अच्छा म्यूज़िक गाना है। और आई टोटली फील कि म्यूज़िक जो है लोगों के लिए है। मतलब ऑफ कोर्स आर्टिस्ट अपने लिए करता ही है, बट जो म्यूज़िक का मेन जो जिस्ट बोल सकते हो आप, या मकसद बोल सकते हो, वो यही है कि लोगों तक पहुंच के अगर लोग उसको महसूस कर रहे हैं ना, तो वही एक, मतलब मेरा मेन गोल वही है। अच्छा म्यूज़िक करके वो लोगों तक पहुंचे और लोग उसको महसूस करें। एंड कमिंग फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, ऑटो ट्यून पे आजकल काफी रील्स आई थी, राइट, कि सिंगर्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म एट कॉन्सर्ट्स एंड पहले तो ऑटो ट्यून को लेके आपका मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ऑटो ट्यून को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सी इट्स अ टूल, ठीक है। सब हर एक मतलब आई वुड से कि आज के डेट में अगर पुराने सिंगर्स भी आज के डेट में गा रहे होते, तो उनके वॉइस पे भी लगता, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस। मतलब एक, इफ यू सी अ ऑडियो वर्क स्टेशन, ठीक है, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन अगर आप देखोगे तो एक चेन बनती है, ठीक है, कि अच्छा इसमें ये डालना है, ये डालना है, ये डालना है, ये डालना है, ठीक है। सो इट्स, तो उसमें क्या है कि सबसे बेसिक एज अ सिंगर आपका जॉब क्या है कि आपको गाना आना ही चाहिए।
उसके बिना ऑटो ट्यून बिगाड़ देगा सब कुछ। ठीक है। सो अभी इफ आई शो इट लाइक अ ग्राफ, आपको एक दिखाता हूँ कि मान लो एक एकदम पतली सी रुई, मतलब एक पतला सा धागा है या पतली सी रस्सी है। ठीक है। तो कोई भी इंसान उसके ऊपर चलेगा तो एकदम स्ट्रेट तो नहीं चल सकता ना। वो थोड़ा बहुत डगमगाएगा, क्योंकि इंसान है, रोबोट नहीं है। तो उस चीज को एकदम स्ट्रेट करने के लिए, एकदम चिपकाने के लिए, ग्लू करने के लिए वो टूल यूज होता है। क्योंकि अभी के ज़माने में क्या हो गया है, सब कुछ जो म्यूज़िक है, सब कुछ मतलब सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही बन रहा है मेजरली। तो अब क्या है, सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी पे है, जिसको हम 440 की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है। तो अब इंसान का क्या है कि इंसान 440 पे नहीं गा सकता। वो 439.9 पे गाएगा, 440 भी जाएगा, 440.1 पे भी जाएगा। बट वो एग्जैक्टली कोई भी 440 पे नहीं गा सकता। इवन जो एकदम पिच परफेक्ट गाता होगा वो भी मतलब थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा, क्योंकि वो इमोशनली आप कहीं और होते हो जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो। जस्ट टू ग्लू इट अप, आई थिंक ऑटो ट्यून इसीलिए यूज करते हैं। तो आई थिंक बेसिकली इन शॉर्ट टर्म अगर हम लोग बोलना चाहें उसको कि टेक्नोलॉजी को टू इनहेंस, राइट, सॉन्ग को हाँ मतलब enhance- आप एग्जैक्टली exactly, वो उसका लोगों ने एकदम टैबू बना दिया है कि ऑटो ट्यून मतलब यू हैव टू सी द लॉजिक बिहाइंड इट कि पुराने जमाने में क्यों नहीं होता था। क्योंकि क्योंकि पुराने जमाने में सब कुछ अकोस्टिक होता था, सारा अरेंजमेंट अकोस्टिक होता था, राइट, डिजिटल नहीं होता था। तो राइट। आपके पास फ्रीक्वेंसी बैंड है। हम्म। अभी आपका अगर जो पुल पे आप चल रहे हो, वो मान लो पुल एक एक ईंट से बना हुआ है पूरा रास्ता, वर्सेस जो पहले बनता था वो शायद 10 ईंटों से बनता था, तो आपके पास इतना रास्ता होता था, तो आप ऐसे 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 भी चल सकते थे। इसके अंदर चलोगे तो आप बाहर नहीं गिरोगे। अभी आप सीधे चल रहे हो, एक कदम भी आपका ऐसा गया तो आप नीचे गिर गए। राइट। इसीलिए वो क्या है कि इधर जाएगा हल्का सा नोट तो ऐसा लगेगा अच्छा ये बेसुरा गा रहा है। बल्कि हम्म। ऐसा नहीं, वो पिच में ही है, बट एग्जैक्टली 440 नहीं गा रहा है। अरे, सो बेसिकली आपने हमें अपने लॉस भी बता दिए, लाइक चैलेंजेस, नॉट लॉस बट चैलेंजेस, राइट। और आपको अभी नेक्स्ट क्या अचीव करना है वो भी बता दिया। इस पूरी जर्नी में कहीं आपको ऐसा लगा कि इस पॉइंट में यू वांट टू लीव योर जॉब एंड परस्यू म्यूजिक एज अ फुल टाइम? आई नो मेनी टाइम्स लगा होगा, बट अगर लगा है तो हाउ आर यू ट्राई टू कन्विंस योर सेल्फ? अ, नहीं, अक्सर लगता है कि मुझे मतलब म्यूजिक ही करना चाहिए फुल टाइम, क्योंकि आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम चोजन टू डू म्यूजिक। आई फील वेरी ब्लेस्ड कि आई हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ डूइंग अ म्यूजिक। और ऑफ कोर्स मतलब ये जो एक डिसीजन है वो बहुत स्मार्ट होना चाहिए, वो ऐसे ही जज्बाती होकर नहीं करना है कि नहीं म्यूजिक कर देना है। क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ही मुश्किल रास्ता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने रात में सोचा और सुबह रिजाइन कर दिया और आप इसके बाद आपको पता ही नहीं कि करना क्या है। मतलब स्पेशली बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ पर एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं, तो आपको आई थिंक बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा। तो हाँ मतलब आई एम ऑल्सो फिगरिंग इट आउट कि कैसे 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 अपना रास्ता बना सकते हैं इन म्यूज़िक की। एटलीस्ट जो मेरे बेसिक एक्सपेंसेस हैं वो म्यूज़िक के थ्रू कवर हो जाएं। राइट। अगर कोई एक स्टोरी मैं आपसे पूछूं कि आपकी इंटायर जर्नी में जो आपको लगता हो कि आपको बयां करनी चाहिए, तो कौन सी होगी? ऑल्दो आपने काफी बता दी ऑलरेडी, बट फिर भी अगर आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं उसमें से कोई। अ, एक जो मुझे मेरी बहुत बहुत सुंदर जर्नी की मतलब एक पार्ट है जर्नी का, जब मैं अपने गुरुजी को ढूंढ रहा था। तो वो कहते हैं ना कि मतलब आपको गुरु भी आपको खुद ढूंढता है और आप भी गुरु को ढूंढते हो। तो वो एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि मैं हॉस्टलर था कॉलेज में, और कॉलेज से बाहर निकलना अलाउड नहीं था। सिर्फ संडेज को अलाउड था, वो भी कॉलेज के बस से आपको जाना है और कॉलेज के बस से वापस आना है। तो फाइनल ईयर में मुझे पहले गुरुजी मिले मेरे। उनका नाम है मानस राज तिवारी जी। तो उनसे मेरी थोड़ी सी तालीम हुई, सिर्फ 3 हफ्ते तालीम हुई, 3 हफ्ते एज इन सिर्फ 3 संडेज, ओके। क्योंकि सिर्फ संडे को अलाउड था। तो वो 3 हफ्ते में मैंने
जितना उनसे मैं सीख सकता था थोड़ा बहुत कोशिश किया मैंने। इसके बाद केएम चला गया, केएम से वापस आया। तो मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सीखूं, क्या करूँगा, सीखना था क्लासिकल। तो मैं बरेली जाता था सीखने उनसे, दिल्ली से। वीकेंड वीकेंड पे मैं जाता था बरेली, जाके सीख के आ जाता था। फिर गुरुजी ने बोला कि बेटा आपका मतलब आप इतना ट्रैवल करके आते हो, 12 घंटे का आना जाना है, 1 घंटे की क्लास कर रहे हो, तो वो टाइम आप इन्वेस्ट करो वहीं पे किसी से सीख के, और परफॉर्म करना शुरू करो वगैरह वगैरह। तो ये करके उन्होंने कुछ कुछ गुरुओं का नंबर दिया मुझे। अ, वो शुरू हुआ, गुरु लोगों को ढूंढा, नई बात बनी वहाँ पर कुछ कुछ जगह पे। फिर फाइनली जाकर गुलाम हसन खान जी से तालीम 2017 में शुरू हुई थी। उनसे मैंने 2022 तक सीखा है, जब तक मैं बॉम्बे शिफ्ट नहीं किया। तो वो एक जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है कि वो 2 साल, 2015 से 2017 तक जो गुरु की खोज थी कि यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, सीखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि गुरु अच्छा सिखाने वाले बहुत लोग हैं, बट अच्छा सिखाने वाले और अच्छे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। एंड बॉम्बे आने का मेन रीजन म्यूजिक ही था या फिर लाइक म्यूजिक? 110%। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जहाँ आप जाना चाहो वहाँ जॉब भी नहीं मिलती है उस लोग। हाँ। राइट। तो इवन जॉब ढूंढना बॉम्बे में बहुत बड़ा मेरे लिए टास्क था। मैं 2016 से ट्राई कर रहा था कि मुझे बॉम्बे में जॉब मिल जाए। क्योंकि शुरुआत से, जब से केएम से मैं वापस आया था, तो सपना यही था कि नहीं, बॉम्बे जाकर ही म्यूजिक करना है अच्छे से। क्योंकि बॉम्बे में एक्चुअली आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं करने को। दिल्ली में सीन क्या है कि दिल्ली में आप ऑफ कोर्स म्यूजिक कर सकते हो, बट वो सिर्फ एक लाइव तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो बट फाइनली 2020 में जॉब लगी और कोविड हो गया, तो फिर वो वर्क फ्रॉम होम। नाइस। और अगर मैं आपसे पूछूं लाइक रियलिटी शोज भी आजकल काफी प्रिफर कर रहे हैं, जैसे आपने शुरू में बोला कि पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स भी नाउअडेज दे आर पुशिंग देयर चिल्ड्रन कि अगर म्यूजिक पैशन है तो फॉलो कर लो, जस्ट बिकॉज दे आर सीइंग पीपल आर कमिंग ऑन टीवी, राइट? उस पे आपका राइट। क्या व्यू है या कभी आपने ट्राई किया हो? ट्राई तो किया है, मैंने 2 बार ट्राई किया है। और बहुत अलग प्रोसेस है एक्चुअली रियलिटी शो। और आई थिंक जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो उस टाइम मैं प्रिपेयर्ड नहीं था बिल्कुल भी। अ, कौन सी ईयर की बात है? आपको वो नाम नहीं बता सकता मैं, हाँ, नहीं बट नहीं, ईयर। कौन सा ईयर, मैंने 2016 में ट्राई किया था। तो उस टाइम ऑफ कोर्स, क्योंकि रियलिटी शो में आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल होना पड़ता है, आपको मेंटली स्ट्रांग बहुत ज़्यादा होना पड़ता है। क्या? क्योंकि इतनी लंबी क्यूज, और इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा टैलेंट है वहाँ पर। हम्म। क्योंकि तो उन सबको आप देख के ऑलरेडी अपना मोराल लूज कर देते हो कि यार ये लोग तो इतना इतना गाते हैं, मैंने तो सीखा भी नहीं है, मैंने तो अभी हार्डली 1 साल हुआ है सीखते हुए। तो वहाँ पर आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो वो 2016 में दिया था। उसके बाद मैंने अभी लास्ट ईयर दिया था वापस से ऑडिशन, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। बट ठीक है, आई एम हैप्पी कि ठीक है, दैट्स नॉट अ वे आउट। मुझे आज भी याद है कि जब 2016 में अ, मैं एक पूरी रात लाइन में लगा था, और अगले दिन सुबह ऑडिशन आया था नंबर मेरा। तो उसमें नहीं हुआ, शॉर्टलिस्ट जब नहीं हुआ मैं, तो मैंने तुरंत अपने जो मेरे बरेली में गुरुजी हैं उनको फ़ोन करके बोला कि, रोते हुए बोला कि गुरुजी मेरा शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, ये वो। तो गुरुजी ने मेरे को समझाया कि नहीं यार, दुनिया ख़त्म नहीं होती है, राइट। ऑडिशन ही है बस, वो नॉर्मल हर साल होता है, तो आप किसी और में भी दे सकते हो। तो मैंने बोला कि ठीक है। राइट। अगर इंटायर जर्नी में आपकी अभी तक आपके अकॉर्डिंग लाइक अगर आप कोई एडवाइस देना चाहो न्यू पीपल को या फिर नई जनरेशन को जो म्यूजिक में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या बोलोगे? मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक सुनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट जॉनराज सुनते रहो, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना सुनोगे उतना आपके अंदर म्यूज़िक बढ़ेगा। राइट। जितना अच्छा आप म्यूज़िक सुनोगे उतना अच्छा संगीत आपसे निकलेगा। और सीखते रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जस्ट डोंट लिसन टू इट। एक समय आएगा जब आप लिसनर से एज आर्टिस्ट वाला जब आप सुनने लग जाओगे ना चीज़। जब छोटे होते हैं तो हम एज अ लिसनर सुनते हैं गानों को।
फिर जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ मैं तो एक आर्टिस्ट ही हूँ, म्यूजिशियन हूँ, देन आपका सुनने का प्रोसेस ही अलग हो जाता है। तब आप चीज़ों को ब्रेक डाउन करके सुनते हो। जैसे अगर मैं कोई गाना सुनता हूँ आज के डेट में, मैं पहले एज अ सिंगर सुनता हूँ, फिर उसका लिरिक्स सेकेंड लूप में सुनूंगा, थर्ड लूप में उसका इंस्ट्रूमेंटेशन सुनूंगा। अब इंस्ट्रूमेंटेशन को भी हर एक लूप में मैं अलग 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 ब्रेक करके सुनूंगा कि अच्छा यहाँ पे ये लेयर आ रही है, यहाँ पे ये लेयर आ रही है, तो जितना आप एक गाने को जितना रगड़ के आप सुन सकते हो उतना अच्छा है। एक्सरे करना पड़ेगा गाने का। करेक्ट। और फॉलो करने के लिए लाइक इफ आई से कि पाथ कैसे फॉलो करा, या फिर इंडस्ट्री में पाथ कैसे बनाए, एंट्री कैसे करें, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? थिंक वही, जैसा मैंने बोला कि आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत, आई वोंट से कि इम्पॉसिबल है, सभी लोग ऐसे ही, एक जर्नी है कि सबकी ही जर्नी ऐसी है। शायद आप प्रॉबेबली अगर कोई सोशल मीडिया से पॉपुलर हो जाता है तो फिर केस ही चेंज हो जाता है। बट मैं एक नॉर्मल एग्जांपल अगर दूं तो आपको रीच आउट करना पड़ेगा। पहले लोग शायद स्टूडियो जा जा के दरवाजे खटखटा खटखटा के ऑडिशंस देते थे। अभी चेंज हो गया है कोविड के बाद, बहुत सारी चीज़ें आप इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो कंपोजर्स को। प्रॉबेबली इफ यू आर लकी इनफ, अगर उनको भी आपका काम अच्छा लगता है तो ऑफ कोर्स यू लैंड अप विद सम वर्क। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक अभी तक आपने जितने भी सॉन्ग्स गाए हैं उसमें आपका फेवरेट कौन सा है? मैंने जो गाए हैं, राइट। मेरा फेवरेट, अरे यार ये तो आपकी वेब सीरीज के भी मैंने सुने थे, कवर्स भी सुने थे, तो उसमें से आपका फेवरेट? काफी मुश्किल सवाल है यार, क्योंकि बट मुझे पाया मैंने खुद को बहुत बहुत सुंदर गाना लगता है। राइट। क्योंकि उस गाने में एक ओवरऑल कॉम्पोजिशन में और राइटिंग वाइज बहुत फ्रेशनेस है। बहुत सुंदर गाना है वो। तो थैंक यू सो मच ईशान, आई थिंक हमने काफ़ी चीज़ें कवर करी आपकी जर्नी की। एंड थैंक यू अपनी थैंक यू स्टोरी मुझको। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू उत्कर्ष। थैंक यू।